गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रथम चैप्टर में पर्यावरण के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी कैसे बदल रही है, इसके विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है, वो ख़त्म कैसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। तो प्लेट के बारे में भी हम जानेंगे क्या है ये। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है कि प्लेट क्यों घूमती है या क्यों गति करती है। तो वो किसके कारण होता है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दर्शाया गया है या दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर एक दिखा रखा है, क्या आप जानते हैं? एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो मैग्मा किस प्रकार से गति करता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं या पृथ्वी के अंदर वाला जो भाग है उसमें काम करते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 के अंदर यहाँ पर दर्शाया गया, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ज्वालामुखी तो हमारे आसपास है नहीं, भारत के अंदर सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नरकोंदम जो द्वीप है, और एक बैरन द्वीप। दो ज्वालामुखी हम कह सकते हैं। मेनली बैरन द्वीप के ऊपर है जो एक तरह से एक्टिव हम कह सकते हैं, जो जागृत अवस्था में रहता है थोड़ा सा। और भूकंप के बारे में जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है, सभी चीज़ें हिलने लगती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, या नदियों के भी कई बार रास्ते बदल जाते हैं, या उनके अंदर बाढ़ आ जाती है रास्ता रुकने के कारण। लेकिन इससे पहले हम पृथ्वी की गतियों के बारे में ही पढ़ेंगे जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो दो तरह की पृथ्वी के ऊपर गतियां हैं या प्लेटों की, जिनके कारण पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन होते हैं। एक अंतर्जनित बल जो हमने पढ़ा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम करते हैं। इसमें दो प्रकार के बल होते हैं, एक आकस्मिक बल जो बहुत तेज गति से काम करते हैं और दूसरे पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल कौन से होते हैं? जो तेजी से काम करते हैं, जैसे भूकंप है जिसके कारण भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और भूस्खलन ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है कि पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर और नीचे की तरफ ढाल के सहारे नीचे की तरफ गिरता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरे होते हैं पटल विरूपणी बल। ये बहुत ही मंद गति से काम करते हैं और इनके कारण ही पर्वत निर्माणकारी बल, इनके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है और इसका निर्माण लाखों सालों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। दूसरे जो बल होते हैं वो होते हैं बहिर्जनित बल, या जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर के भाग में कार्य करते हैं या स्थल के ऊपर कार्य करते हैं, जिसमें अपर्दन और निक्षेपण दो तरह की जो प्रक्रिया है वो चलती है।
अपर्दन के अंदर क्या होता है, चट्टानें अपने स्थान से क्या है टूट फूट कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, किसके, जल के सहारे या फिर पवनों के सहारे, जिसमें हम पढ़ेंगे। और निक्षेपण होता है दूसरी जगह जाकर जमा हो जाना, तो इसमें किसके कारण होता है, नदी या बहते जल के कारण होता है, या पवनें होती हैं वो मिट्टी को उठाकर दूर तक ले जाती है, या समुद्री तरंगे समुद्र के आंतरिक भाग से किनारों पर ले आती है मिट्टी को, या किनारों से अंदर की ओर ले जाते हैं। और हिमनद जो बर्फ की नदियां होती हैं उनके हम कहते हैं। शब्दावली में नया शब्द दे रखा, स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती हैं, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई होती है, उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट हम कहते हैं। तो ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया था स्थल रूपों के विकास का, जिसका जो इसमें बताया गया था कि इनका जो स्थल रूपों का विकास है दो फोर्स के कारण होता है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी जैसा कि यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर एक ये नालिका दिखाई गई है जिसके जरिए लावा जो मैग्मा है वो बाहर आता है और फिर बाहर आने के बाद जम जाता है, जिसे इसे हम लावा कहते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यहाँ पर आप ज्वालामुखी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र, ये छिद्र यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर है और यहाँ पर, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो इससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हैं। ये नीचे मेंटल का जो पिघला हुआ भाग है वो उसमें से परपटी के जो कमजोर भाग होते हैं उनको तोड़ के ये जो मैग्मा होता है ये बाहर आता है। इसमें हमें दो शब्द समझने, एक होता है मैग्मा और दूसरा होता है लावा। मैग्मा और लावा वैसे तो एक ही चीज़ के बने होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, लेकिन जब ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं, बहुत पिघली हुई अवस्था में होते हैं, तो इसे मैग्मा बोलते हैं। और जब मैग्मा बाहर आ जाता है पृथ्वी पर, स्थल में बाहर आ जाता है और ये ठंडा हो जाता है, तो इसे हम लावा कहते हैं। ये इसका डायग्राम दिखाया गया जिसमें निकास नली दिखा रखी है। और क्रेटर इसका जो एक कीप नुमा जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये इसे हम क्रेटर बोलते हैं। और इसमें से गैस एवं राखें निकलती हुई दिखा रखी हैं। अब यहाँ पर शब्द उत्पत्ति की बात की गई है। एंडो प्लस जेनिक, जो हमारे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो शब्द बने हैं, एंडो का अर्थ होता है अंतः मतलब अंदर से, और एक्सो का मतलब होता है बाहर से, जेनिक का मतलब उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक फोर्स कौन से होते हैं, जिनकी उत्पत्ति अंदर के भाग से होती है, और एक्सोजेनिक फोर्स जिनकी उत्पत्ति बाहर से होती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं करके। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति किस तरह से होती है वो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यहाँ से आप बेटा भूकंप की परिभाषा लिख सकते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें अभी भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पर दिखा रखा है ये डायग्राम, एक भूकंप की उत्पत्ति। उद्गम केंद्र दिखा रखा है। सबसे पहले उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर का वह भाग होता है या वह स्थान होता है, पृथ्वी के अंदर होता है ये वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये उद्गम केंद्र भी बोलते हैं इसे हम। और इसके ऊपर जहाँ पर भूकंप की तरंगे पृथ्वी के जो इसके ऊपर का सबसे ऊपर का भाग होता है या
ये जहाँ पर भूकंप से उत्पन्न होने के बाद भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और इस स्थान पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। अगर इस स्थान पर कोई बिल्डिंग है तो वो गिर जाएगी, या बांध है तो वो टूट सकता है। ये यहाँ पर प्लेट बाउंड्री दिखा रखी है ये। और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये हमारा उद्गम केंद्र था, ये अधिकेंद्र, और इससे आप देखोगे ये जो तरंगें हैं ये यहाँ पर दिखा रखी हैं। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगें अथवा जिन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहते हैं, या प्राइमरी वेव इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है एस तरंगें या सेकेंडरी वेव अथवा अनुप्रस्थ तरंगें होती है। या तीसरा एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, इन्हें लव वेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें लव नाम का एक जो साइंटिस्ट था उसने इनकी पहचान की थी। या पृष्ठीय तरंगे या धरातलीय तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, या डिक्शनरी के अंदर आप इनका मीनिंग है वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भूकंप के विनाश की या भूकंप की भविष्यवाणी के बारे में। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। वैसे भूकंप का अभी तक कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकी है, लेकिन ऐसा माना जाता है, बाद में बातें की जाती हैं कि कुछ जो जैसे हमारे कुत्ते होते हैं वो अजीब प्रकार की हरकतें हैं वो करने लगते हैं या रोने लगते हैं। जो बिलों के अंदर जीव रहते हैं वो बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, ये 2001 26 जनवरी भुज के अंदर गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.9 मापी गई थी कि तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभाव, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है वो दिखा रखी। भुज में निराशाजनक रहा तो भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित या खराब हो गई हम कह सकते हैं। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब इसका हमें पता भी नहीं चलता। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 या अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है भूकंप लेखी का। तो हम भूकंप से कैसे बचाव कर सकते हैं? भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवारों के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहे आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। और सबसे मेन बात, अगर भूकंप का आपको पता लग जाता है तो आप जिस बिल्डिंग में उससे बाहर कहीं खुले स्थान पर चले जाएं।